हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा जून महीने के कंप्लीट विस्तारित। इससे पहले मैंने डिटेल्ड करंट अफेयर अपलोड किए थे जनवरी से लेकर और मई तक 5 महीनों के करंट अफेयर एक ही वीडियो में अपलोड किए थे। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वरना आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के डिटेल्ड करंट अफेयर शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर आपको यूपी के जो लोकल एग्जाम है उनमें बहुत काम आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या जुडिशरी, एसएससी, यूपी एसआई, सब इंस्पेक्टर, आरओ, एआरओ या टीचर रिक्रूटमेंट वगैरह। और इन सब एग्जाम के लिए हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studiiq.com हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन कोर्सेज को बहुत ही हाई क्वालिटी टीचर्स ने बनाया है। काफ़ी विस्तारित कोर्स हैं, डिटेल्ड कोर्सेज हैं, सेल्फ प्रिपरेटरी कोर्सेज हैं। इनके साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, ऑडियो मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ होगा। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये, हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है यूपीपीसीएस कोर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एक जामुन है, जामुन जिसको हम ब्लैक प्लम बोलते हैं अंग्रेजी में, और इस जामुन का नाम है जामवंत। इसको जामुन की इस वैरायटी को, इस किस्म को तैयार करा है उत्तर प्रदेश के केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ने, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, राइट। इसने तैयार करा है इस जामुन को। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये लखनऊ में है, लखनऊ में आता है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो इसने तैयार करा है और अब कानपुर के किसानों ने भी इसको उगाना शुरू कर दिया है। अब इसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लंदन में हमने एक्सपोर्ट करना शुरू करा है। ये जो जामुन है इसका एक बहुत ही विशेष स्वाद है, 90% इसमें गूदा होता है, राइट। तो डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है इसकी। और एपेडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा वो संगठन है जो हमारे कृषि उत्पाद यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए काम करता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। एक बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया था कि एपेडा कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो यह मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। कई बार कंफ्यूजन ये हो सकती है कि एग्रीकल्चरल लिखा है यहाँ पे, तो आपको लग सकता है ये कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। और इसको एपेडा को हिंदी में बोलते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राइट। तो जामवंत जो जामुन है, जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यानी केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ने तैयार करा है लखनऊ के, इसका अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको यह भी बता दूं, एक और फसल है यूपी की जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और वो है काला नमक चावल। काला नमक चावल जो है इसे भगवान बुद्ध का प्रसाद के रूप में दिया जाता था, तो इसे बुद्धा राइस भी बोलते हैं। और ये सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ये ग्रो किया जाता है। अब तो काफ़ी बड़े लेवल पे यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसे ग्रो किया जा रहा है। क्लियर? तो ये नाम नहीं भूलना है आपको, जामवंत जामुन। चलिए, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र यानी कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। इसका नाम है रुद्राक्ष। ये वाराणसी में बन रहा है। आपको बताना है इसमें जो तकनीकी सहयोग है यानी टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये कौन सा कंट्री दे रहा है, यानी किस कंट्री के सहयोग से बन रहा है ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। लगभग तैयार है बनके, तो इसमें सपोर्ट दिया है जापान ने। तो इसके बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूं। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। इसके लिए लोन दिया है जीका ने, जो जापान की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, उसको जीका बोलते हैं, जो दूसरे कंट्रीज में निवेश करती है। जब प्रधानमंत्री मोदी 2015 में वाराणसी गए थे तो उनके साथ जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी थे, और तब इन्होंने इसकी नींव रखी थी, फाउंडेशन स्टोन रखा था। और अब ये बनके 6 साल बाद लगभग तैयार हो गया है। और जापान की कंपनी फुजीता कॉरपोरेशन ने इसको जो बनाने का काम है वो किया है। तो पूरी तरह से जापान के सहयोग से यह बना है और इसका नाम है रुद्राक्ष। एफडीआई की बात करते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसके मामले में यूपी का स्थान क्या रहा? अगर मैं बात करूं वित्तीय वर्ष 2021 जो 31 मार्च को खत्म हो गया था, फाइनेंशियल ईयर मतलब होता है
1 अप्रैल से लेके और अगले साल के 31 मार्च तक। तो अगर मैं बोल रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2021, इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, जो साल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो इसके शुरू के 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर तक के जो फिगर आए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी एफडीआई को अट्रैक्ट करने में। अगर आपसे पूछें भारत में एफडीआई सबसे ज्यादा किस राज्य में आया, तो आंसर है गुजरात। गुजरात में एफडीआई सबसे ज्यादा आया और यूपी का रैंक जो रहा वो रहा 10वें नंबर पे रहा। मैं आपको टेबल दिखाता हूं। ये टेबल डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की वेबसाइट से लिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें गुजरात नंबर 1 है और महाराष्ट्र नंबर 2 है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 10 पे है। भारत में जितना भी एफडीआई आया सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश में आया। तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी एफडीआई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक इसकी लोकेशन, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास समुद्र नहीं है जैसे गुजरात के पास है, महाराष्ट्र के पास है, तो कोस्टल जो एक डिसएडवांटेज है वो यूपी को है। लैंड लॉक्ड है यूपी एक तरह से। और दूसरी बात, यहां पे बहुत ज्यादा कमर्शियल एयरपोर्ट्स नहीं है। ठीक है, अभी जैसे बरेली एयरपोर्ट खुला है, वो यूपी का 8वां एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत बड़े व्यापक रूप में एयर कार्गो का इस्तेमाल यूपी में नहीं होता। यानी फ्लाइट उड़ती भी हैं तो सिर्फ पैसेंजर्स के लिए उड़ती हैं, एयर कार्गो उतना डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो बहुत कम हैं। जैसे आपने सुना होगा गंगा नदी पे प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जो जलमार्ग है वो है, नेशनल वाटरवे जिसे बोलते हैं, लेकिन उस तरह के बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो उससे भी डिसएडवांटेज होता है। तो ये सब कुछ कारण रहे हैं हमेशा से कि यूपी में एफडीआई कम आया है और इस बार भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4% एफडीआई यूपी में आया है। तो अगर यूपी को इंडस्ट्रियलाइज होना है तो एफडीआई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और बाकी राज्य करते हैं, कर्नाटका वगैरह। तो भारत में अगर पूछें एफडीआई कितना आया वित्तीय वर्ष में, तो आया $81 बिलियन, 81.72 एग्जैक्ट फिगर है। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया? सिंगापुर के रास्ते से आया। ठीक है, दूसरे नंबर पे अमेरिका था। फिर यह भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा एफडीआई किस राज्य में आया, तो आंसर है गुजरात में 37%, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 27 और तीसरे पे कर्नाटका 13। और कौन से विभाग में आया, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये वो सेक्टर है जिसमें एफडीआई सबसे ज्यादा आया। रविंदर पाल सिंह ये महान हॉकी के खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया। इनफैक्ट 1980 में जो हमारी टीम गोल्ड मेडल जीतकर आई थी, जब मॉस्को में, रशिया की राजधानी मॉस्को में ओलंपिक हुए थे, उस टीम का हिस्सा थे। तो इनका जन्म यूपी में कहां हुआ था? तो याद रखिए, रविंदर पाल सिंह जी जो हैं ये सीतापुर से थे। इनका जन्म हुआ था सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में और 1980 में गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के मेंबर थे रविंदर पाल सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए, लगभग 2500 करोड़ रुपए के लोन डिस्ट्रीब्यूट करे 30,000 एमएसएमई यूनिट्स को, यानी जो लघु, छोटे और मध्यम उद्यम हैं उनके लिए। तो इस प्रोग्राम का नाम था संगम प्रोग्राम। यह संगम जो कार्यक्रम हुआ जिसमें लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? याद रखिए, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था, राजधानी लखनऊ में। सो आंसर है लखनऊ। और हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है नए? नारायण राणे। पहले नितिन गडकरी थे, लेकिन अब हैं नारायण राणे। उत्तर प्रदेश में एक नई योजना शुरू हुई है जिसका नाम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। तो यह योजना क्या है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत जो पारंपरिक कारीगर वगैरह हैं, उन्हें अपने हुनर को और ज्यादा निखारने के लिए 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जाएगी, नंबर 1। दूसरा, अगर ये जो कारीगर हैं, अगर ये अपना कोई छोटा सा उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई एमएसएमई लगाना चाहते हैं, कोई छोटी सी फैक्ट्री या कुछ भी, ये स्वरोजगार चाहते हैं, अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो 10,000 रुपए से लेके और 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी उत्तर प्रदेश की सरकार इन्हें देगी। इस योजना का नाम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। एक बैंक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी से यह परमिशन मिल गई है कि अपना आईपीओ लेकर आ सकता है 1350 करोड़ रुपए का। यह कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? यूपी में। याद रखिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर वाराणसी में है, वाराणसी में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्या आप बता सकते हैं?
इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है मिस्टर गोविंद। मिस्टर गोविंद जो हैं वो इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पूरा नाम है गोविंद सिंह, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आईपीओ क्या होता है? जब एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, यानी वो निवेशकों का पैसा लेती है और बदले में अपनी कंपनी डाइल्यूट करती है, उसे आईपीओ बोलते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 25 जून को हमारी केंद्र सरकार ने 25 जून 2021 को स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की घोषणा करी और भारत में बहुत सारे स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, 100 से ज़्यादा बन रहे हैं। तो अभी रिसेंटली इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में भी 2 स्मार्ट सिटी अनाउंस हुए थे। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य रहा इसमें स्मार्ट सिटीज़ के मामले में, यानी स्मार्ट सिटीज़ को बनाने का काम चल रहा है। अभी तक तो भारत में कोई स्मार्ट सिटी बनी नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। तो उसमें सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया वो यूपी ने किया। उत्तर प्रदेश पहले नंबर 1 पे रहा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटीज़ के काम को लेकर ये नंबर 1 रहा। ये 7 स्मार्ट सिटीज़ हैं: मेरठ स्मार्ट सिटी, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर और मथुरा वृंदावन। ये 7 स्मार्ट सिटीज़ हैं जिनके डेवलपमेंट को लेकर फर्स्ट प्राइज जीता उत्तर प्रदेश ने। इसके अलावा कुछ और अवार्ड भी मिले हैं साइड बाय साइड। जैसे फॉर एग्जांपल वाराणसी की बात अगर हम करें तो वाराणसी को वाटर का जो थीम था, वाटर विषय के ऊपर बेस्ट नंबर 1 प्राइज मिला, राइट। तो क्या किया वाराणसी ने? यहां पे एक नदी बहती है जिसका नाम है अस्सी नदी। अस्सी नदी, तो अस्सी नदी में इको रेस्टोरेशन, यानी उसमें जो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके पुनर्वास के लिए इसको फर्स्ट प्राइज मिला है, राइट। इसके अलावा वाराणसी को सेकंड प्राइज मिला है लीडरशिप कैटेगरी में। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप कैटेगरी में वाराणसी को सेकंड प्राइज मिला और वाराणसी को फर्स्ट प्राइज मिला वाटर की कैटेगरी में। यहां पे यह भी बताना चाहूंगा, इकोनॉमी का जो विषय है उसमें आगरा को प्राइज मिला है, आगरा को, राइट। और सहारनपुर जो है उसे भी फर्स्ट प्राइज मिला है कोविड इनोवेशन में। कोविड इनोवेशन यानी कोविड को खत्म करने या रोकने के लिए सहारनपुर ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसे कोविड इनोवेशन अवार्ड मिला है। और आगरा को इकोनॉमी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है। तो आगरा को क्यों मिला है? आगरा में क्या हुआ है? आगरा में 2 करोड़ रुपए की लागत से आगरा स्मार्ट सिटी में माइक्रो स्किल सेंटर की शुरुआत हुई। ताजमहल के पास स्मार्ट सिटी के यानी आगरा स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में ताजगंज में 4 जगह पर खोला गया ये कौशल विकास केंद्र, माइक्रो स्किल सेंटर। और यहां पर लोगों को क्या सिखाया गया? एक तो मुगल कालीन जरदोजी और एक मार्बल पच्चीकारी, इसका प्रशिक्षण उन्हें दिया गया। तो इसको मिला है अवार्ड इकोनॉमी कैटेगरी में। अब मैं आपको जो टोक्यो ओलंपिक, क्योंकि अब शुरू ही होने वाले हैं, वैसे 2020 बोलते हैं लेकिन हो अब 2021 में रहे हैं, राइट। ओलंपिक खेल, समर ओलंपिक्स की बात हो रही है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ये टोक्यो में, जापान की राजधानी में। इनमें से यूपी के कौन खिलाड़ी हैं जो क्वालिफाई किए हैं, जो जा रहे हैं? ये एग्जाम में सुपर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हैं मेराज अहमद खान। ये हैं मेराज अहमद खान और ये खुर्जा नाम की जगह है बुलंदशहर में, वहाँ से हैं और ये शूटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। और खुर्जा जो जगह है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट भी बन रहा है। थर्मल पावर प्लांट जो है, खुर्जा थर्मल पावर प्लांट यूपी में बन रहा है। नया थर्मल पावर प्लांट ये बुलंदशहर में बन रहा है। फिर सौरभ चौधरी जो हैं मेरठ से हैं और 10 मीटर मेंस एयर पिस्टल में ये रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक्स में इंडिया को और यूपी को। उसके बाद है प्रियंका गोस्वामी, ये मुजफ्फरनगर से हैं यानी वेस्टर्न यूपी, और ये 20 किलोमीटर की जो वॉक होती है उसमें पार्ट लेंगी। अन्नू रानी बहादुरपुर है मेरठ में, वहां से हैं और ये जेवलिन थ्रो में पार्ट लेंगी। तो ये प्रियंका गोस्वामी हैं और ये हैं जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी अन्नू रानी। उसके बाद सतीश कुमार हैं जो बुलंदशहर से हैं और ये बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी में पार्ट लेंगे। ये हैं सतीश कुमार। फिर वाराणसी के खिलाड़ी हैं, ये भी भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो। इनका नाम है शिवपाल सिंह, ये रिप्रेजेंट करेंगे जेवलिन थ्रो में। उसके बाद ललित उपाध्याय हैं, वाराणसी से हॉकी टीम में हैं ये ललित उपाध्याय। और अरविंद सिंह जो हैं ये नौकायन यानी रोइंग में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। नौकायन में यानी रोइंग में, ये बुलंदशहर से हैं। इसके अलावा पैरा खिलाड़ी भी आप याद रखिए, 2 पैरा खिलाड़ी हैं। एक तो हैं तीरंदाज विवेक चिकारा और एक हैं प्रवीण कुमार, ठीक है। तो ये भी हिस्सा लेंगे।
और प्रवीण कुमार जो हैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये पैरा ओलंपिक्स में भाग लेंगे। एक हॉकी खिलाड़ी भी जा रही है, मेरठ से हैं वंदना कटारिया, ये भी रिप्रेजेंट करेंगी हॉकी टीम को। ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी हैं सारे यूपी के आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा आपको बता दूं, यूपी के एक खिलाड़ी हैं, ये पैरा ओलंपियन रह चुके हैं, वरुण सिंह भाटी। इन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी जून के महीने में लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित करा है। लक्ष्मण पुरस्कार। तो जो भाटी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता था जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 2016 में, और फिर इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज जीता था। तो इन्हें अर्जुन अवार्ड पहले ही मिल चुका है और अब इन्हें लक्ष्मण पुरस्कार यूपी की सरकार से मिला है। लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश के उस खिलाड़ी को जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसमें उन्हें एक साइटेशन मिलता है, कांस्य का एक स्टैचू मिलता है लक्ष्मण का, और कैश प्राइज मिलता है 3 लाख के आसपास का। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन बच्चों की मदद करने के लिए जिन्होंने अपने एक या दोनों अभिभावकों को कोविड के कारण खो दिया, कौन सी योजना शुरू करी है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और कोरोना काल में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। इन बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा दीक्षा के प्रबंधन के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें हर महीने 4,000 रुपये की सहायता राशि इन्हें मिलेगी, हर महीने 4,000 रुपये की सहायता राशि। और जब ये योजना शुरू हुई थी तब यह शर्त रखी गई थी कि ये उन्हीं को इसका लाभ होगा जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए तक होगी। लेकिन अब नई घोषणा के अनुसार इसकी आय सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई है, 3 लाख रुपए तय की गई है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO, ये पहला भारत का स्टैंडर्ड बॉडी है जिसने वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को ज्वाइन करा है केंद्र सरकार की। तो आपको बताना है RDSO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है। तो ये राजधानी लखनऊ में है और ये एक तरह की मानक प्राधिकरण है, एक तरह का स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको यह भी बता दूं, लखनऊ में 2-3 इंस्टीट्यूट हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जैसे CDRI बहुत आता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फिर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत पूछा जाता है NBRI, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हमारा जो कृषि मंत्रालय है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इन्होंने एक स्कीम शुरू करी है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये केंद्र सरकार का है। इसमें टोटल भारत में 53 क्लस्टर बनेंगे, 53 क्लस्टर बनेंगे। तो इसमें क्या कोई यूपी में बनेगा? देखिए 53 तो बनेंगे अगले 4 से 5 साल में, लेकिन अभी जब ये शुरू हुआ है तो जो टोटल क्लस्टर बनेंगे वो बनेंगे 12, और इन 12 में एक यूपी में भी है। तो कौन सा है आपको बता देता हूं। ये 12 क्लस्टर के नाम हैं यहाँ पे। जैसे अगर सेब की बात करूं, सेब के लिए 2 क्लस्टर बनेंगे, जम्मू कश्मीर के शोपियन और हिमाचल के किन्नौर में। आम के लिए 3 क्लस्टर बनेंगे, महबूब नगर तेलंगाना, कच्छ गुजरात और लखनऊ यूपी। तो याद रखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आम जो होता है फल, उसके लिए क्लस्टर बनाया जाएगा। बाकी केले के लिए फिर अनंतपुर और थेनी, अंगूर के लिए नासिक, अनानास के लिए सिफाजिला जो त्रिपुरा में है, और अनार बोलते हैं पोमग्रेनेट, उसके लिए शोलापुर और चित्रदुर्ग, और हल्दी के लिए पश्चिम जयंतिया हिल मेघालय। तो ये टोटल अभी 12 क्लस्टर बनेंगे, टोटल 53 बनेंगे, लेकिन अभी पहले साल में 12 बनेंगे और इनमें से एक यूपी में बनेगा, बागवानी खेती के लिए लखनऊ के अंदर। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या आई? अनीमिया कई तरह से होता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हम उसे अनीमिया बोलते हैं। अनीमिया कई तरह से हो सकता है। विटामिन बी जो है उसकी कमी से भी हो सकता है। विटामिन जो हैं और भी हैं, जैसे आयरन की कमी से हो सकता है। B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। ए प्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। सिकल सेल अनीमिया हो सकता है। तो बहुत सारे तरह का अनीमिया होता है, लेकिन सब अनीमिया में एक चीज़ कॉमन है और वो है हीमोग्लोबिन की कमी। तो अनीमिया मुक्त भारत में बेस्ट परफॉर्मिंग जो राज्य रहा वो रहा मध्य प्रदेश। पिछले साल हरियाणा बेस्ट था, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश बेस्ट रहा। तो मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, और यहाँ पे अगर आप यूपी देखें तो यूपी का स्थान रहा 20वां।
तो राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश 20वें स्थान पर आया। अभी उत्तर प्रदेश को काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है कुपोषण से निपटने में, क्योंकि जब कुपोषण होता है तो अनीमिया होता है। और यूनियन टेरिटरीज में सबसे अच्छा परफॉर्म किया अंडमान निकोबार ने। आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर हैं जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसका हेडक्वार्टर जनीवा में है, उसने अपने ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में जगह दी है। यानी कि एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह बनाया गया है हवा प्रदूषण को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर। उसमें इन आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर को जगह मिली है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मुकेश शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आईआईटी कानपुर एक बहुत ही उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट है। आईआईटी कानपुर से एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति पढ़े हैं जिनका नाम है अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा आईबीएम कंपनी के चेयरमैन हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा नवाचार करने वाली यानी इनोवेशन करने वाली कंपनी है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इनके जो चेयरमैन है अरविंद कृष्णा आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं। और कानपुर में अभी अभी भारत का पहला लेदर पार्क यानी चमड़ा पार्क भी बना है। कानपुर आप जानते हैं गंगा नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक प्रपोजल अप्रूव करा है, एक बहुत ही विश्व स्तरीय यानी वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन बनेगा। कहाँ पे बनेगा? 400 करोड़ रुपए की लागत से एक बस स्टैंड, बस स्टेशन बनेगा। तो ये बनेगा अयोध्या में। अयोध्या में बनेगा और अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या में एयरपोर्ट भी बन रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनमें से कौन सा इनिशिएटिव या पहल शुरू करी है जिसमें महिलाएं वैक्सीन लगवा सकें? यानी कुछ ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पे सिर्फ महिलाएं जाके वैक्सीन लगवा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते वहां पर। इससे महिलाएं ज़्यादा आसानी से स्ट्रेस फ्री होके जा सकती हैं। तो याद रखिए इनका नाम रखा गया है पिंक बूथ। इन्हें पिंक बूथ कहा गया है जहां पे महिलाएं जाके वैक्सीन लगवा सकती हैं। अभी भारत में टोटल 4 वैक्सीन है जो अप्रूव हुई हैं। सबसे पहली थी कोविशील्ड। कोविशील्ड को बनाया है ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर, और भारत में इसका निर्माण कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है। और दूसरी दवाई है कोवैक्सिन, जिसको भारत में भारत बायोटेक बना रहा है। इन्होंने ही बनाई थी ये दवाई, भारत बायोटेक हैदराबाद में है। तीसरी दवाई है स्पुतनिक, स्पुतनिक वी जो रशिया से आई है। और जो चौथी दवाई है जो अभी अभी अप्रूव हुई है वो है मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन। तो ये 4 दवाई अभी फिलहाल के लिए सरकार ने अप्रूव की हुई हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बंदई डैम प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है? ये बांध बना है बंदई डैम। तो ये कहाँ पे? योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था बंदई डैम का। तो कहाँ पे बना है ये बना है ललितपुर में। ललितपुर में बना है बंदई डैम प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में अभी अभी येलो गोल्ड 48, ये येलो गोल्ड 48 बेचा गया। ये बीज हैं बेसिकली। कौन से फल के बीज हैं येलो गोल्ड 48? इन्हें सेमिनिस के नाम से बेचा जा रहा है। जो व्यावसायिक नाम है वो है सेमिनिस, वैसे नाम है येलो गोल्ड 48। ये कौन से फल के बीज हैं जो बेचे जा रहे हैं? इन्हें एक कंपनी है बेयर, जो जर्मनी की कंपनी है बेयर, वो बेच रही है। तो ये हैं वाटरमेलन के यानी तरबूज। तो तरबूज की एक खास किस्म है येलो गोल्ड 48। इसे उत्तर प्रदेश में सेमिनिस के नाम से बेचा जा रहा है। ये बेयर कंपनी है जर्मनी की जो इसे बेच रही है। ये बताइए कि कौन सी कंपनी है, सरकारी कंपनी, जो 75 मेगावाट क्षमता का जालौन में यूपी में एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है, उसको बना रही है। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी बना रही है? 75 मेगावाट का जालौन में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट। इसे लगाएगी सतलुज जल विद्युत निगम, SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम। उस एक्सप्रेसवे का क्या नाम है जिसका निर्माण शुरू हो चुका है? यह मेरठ और प्रयागराज को आपस में जोड़ेगा। मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। तो याद रखिए इसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे, और ये 594 किलोमीटर लंबा होगा। 6 लेन होगा ये। इसको बाद में 8 लेन भी बनाया जा सकता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार की वो कहती है। और मेरठ में किस जगह को जोड़ेगा? तो गांव है जिसका नाम है बिजौली। और प्रयागराज में जो है गांव जहां पे खत्म होगा वो है जूडापुर डांडू। तो ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 2 या 3 साल में बनके तैयार हो सकता है ये, राइट। बिजौली को मेरठ में जो है उसको जूडापुर डंडू, और जूडापुर डंडू NH 19 पर है।
और ये बिजौली जो है ये NH 334 पर है। तो ये मेरठ से स्टार्ट होगा, फिर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभाल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, राइट। तो 2007 में लॉन्च हुआ था। उस वक्त मायावती मुख्यमंत्री थी, लेकिन बन नहीं पाया। और गंगा नदी के आसपास जो इलाके हैं वहीं से जाएगा ये, और मेरठ और प्रयागराज को ये जोड़ेगा, गंगा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा एक यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। और फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये किसको जोड़ेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का है, 4 लेन है ये एक गोंडा विलेज है NH 35 पे चित्रकूट में, उसको जोड़ेगा कुडराली गांव। कुडराली गांव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे इटावा में पड़ता है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ देगा। और फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो आगरा तक आ जाएगा। आगरा से आप यमुना एक्सप्रेसवे लेके दिल्ली आ जाओ। तो कितना आसान हो जाएगा, यानी बुंदेलखंड पूरा दिल्ली से जुड़ जाएगा। बुंदेलखंड दिल्ली से कैसे जुड़ जाएगा? आप पहले मान लो बुंदेलखंड में कहीं पे भी हो, जैसे चित्रकूट में हो, तो चित्रकूट से पहले आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ जाओ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप इटावा तक आ जाओगे। फिर इटावा से आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाओ, आगरा आ जाओ। आगरा से फिर यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के दिल्ली आ जाओ, हो गया, पहुंच गए आप दिल्ली। तो बहुत आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी अभी 120 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। ये गाजिउद्दीन हैदर कनाल लखनऊ में बना है। तो ये कौन सी नदी को साफ करने के लिए बना है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? देखो, नदी में जब हमारा जो तरल कचरा होता है, लिक्विड सीवेज वगैरह जब मिलता है, उससे पहले उसको ट्रीट किया जाता है। और तो ये नदी कौन सी है? और लखनऊ आप जानते हैं वहाँ पे 2 नदी हैं, एक तो गोमती और एक साई। तो या तो आंसर गोमती होगा या साई होगा। आंसर है गोमती नदी। गोमती नदी है। और गोमती नदी आप जानते हैं, ये इसका नाम ऋषि वशिष्ठ की बेटी भी कहा जाता है इस नदी को। तो ये जो नदी है, इसको साफ करने के लिए ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है गाजिउद्दीन हैदर कनाल लखनऊ में। अभी अभी डॉक्टर भीमराव मेमोरियल और कल्चरल सेंटर लखनऊ, डॉक्टर भीमराव स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र, उसकी नींव रखी गई। इसकी नींव रखी किसने? तो इसकी नींव रखी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं ये। और अभी अभी अपने गांव भी गए थे ये। इनके गांव का नाम है परौंख, ये कानपुर देहात में आता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिस गांव के हैं यूपी में, वो है परौंख, और ये कानपुर देहात में आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। और वनवासी समागम हुआ था अभी सोनभद्र में, उसमें भी रामनाथ कोविंद गए थे। उत्तर प्रदेश में महंत अवध्यनाथ सरकारी कॉलेज और स्टेडियम भी बन रहा है इसी नाम से, महंत अवध्यनाथ, और बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर। ये कहाँ बन रहे हैं? दोनों एक ही जगह पे बन रहे हैं। महंत अवध्यनाथ गवर्नमेंट कॉलेज और स्टेडियम, और दूसरा बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र, ये दोनों बन रहे हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में दोनों बन रहे हैं। अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी संजय यादव थे, इससे पहले वो रिटायर हो गए। अभी कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। ऑप्शन सी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। और हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज 62 साल होती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं NV रमन, जो आंध्र प्रदेश से हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो था उत्तर प्रदेश का जून का। मैं जब जुलाई खत्म होगा तो जुलाई के करंट अफेयर भी यूपी के आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा, काफ़ी विस्तृत। और मैं आपको याद दिला दूं, हमारे अगर आप पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं कोई भी, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com। इनसे आप घर बैठे सारे वीडियोस देखकर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। StudyIQ की वही क्वालिटी जो आपको चैनल पर मिलती है, और हमारे चैनल पर लगभग 30,000 वीडियोज़ हैं। आप देख सकते हैं हम कैसा पढ़ाते हैं, उसके बाद ही आप आराम से इनको ले सकते हैं। डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट studyIQ.com पर जाकर, या आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। सो मिलते हैं फिर बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग StudyIQ।